पहली, आप डेडिकेटली पढ़ाई करें, बहुत कंसेप्ट को अपने माइंड में बहुत क्लियर करके चलें। 1945 में जर्मनी जो है वो सरेंडर हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इसको क्या मिलती है? डिफीट मिलती है, हार मिलती है, ये हार जाता है। पर अपनी बर्बादी की जड़ आदमी खुद ही लिखता है। न्यूरेमबर्ग में स्टैब्लिश किया जाता है। क्यों किया जाता है? रीजन था उन गुनहगारों को सजा देना जिन्होंने लोगों के साथ अन्याय किया, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम किया। जर्मनी की साइड कौन हो गया? ऑस्ट्रिया एंड तुर्की। G80 मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की। जर्मन पार्लियामेंट को हम राइटेग भी कहते हैं, ये इसका नाम है राइटेग, यानी 1/10 जो पॉपुलेशन थी वो गई, 13% टेरिटरी चली गई। इसका मतलब ये है जो एरिया गया 13% टेरिटरी गई, बचा हुआ एरिया ही जर्मनी पर रह गया। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चे? कैसे चल रही है बच्चों तैयारी? कैसा लगा ये फॉर्मेट? जिस तरीके से आपने एक नए पैटर्न पे आप स्प्रिंट सीजन में पढ़ाई कर रहे हो, एक नया तरीका, एक नई मंजिल, एक नई मुकाम पर पहुंचने की तैयारी है, क्योंकि आप सब कुछ समय बाद 9th पास करके 10th में आ जाओगे और ये तैयारी आपकी बहुत काम की रहेगी, बिकॉज यहाँ जो अच्छा होगा वही 10th में जाएगा। और उम्मीद है कि पीडब्ल्यू का बच्चा जो है वो टॉप करे, टॉपर बने। मैं तो यही चाहता हूं कि हर कोई टॉप करे। इसके लिए जरूरी क्या है? दो बात। पहली, आप डेडिकेटली पढ़ाई करें, बहुत कंसेप्ट को अपने माइंड में बहुत क्लियर करके चलें। दूसरी, जितने डाउट्स आते हैं उनको कोशिश करें कि रिजॉल्व कर लिया जाए। हर समय क्लास में बहुत कुछ बातें होती हैं, नहीं समझ में आया लेक्चर को दोबारा देख लो, नहीं समझ में आता बुक को देखो, फिर नहीं समझ में आता टीचर तक जाओ, एंड आई थिंक 1 से 2 लेयर तक आपको समझ में आ जाता है, 1-2 बारी में समझ में आ जाता है। चैप्टर जितना आप सैंपल पेपर से क्वेश्चन बना के जाएंगे तो उसमें एक फायदा ये होता है कि भाई आपको वैरायटी ऑफ जो लैंग्वेज है क्वेश्चन को पूछने की वो आपको पता चल जाती है। बाकी तो चीजें आंसर तो किसी भी लैंग्वेज में आप देखिए, जिसकी बुक आप पढ़ेंगे, सैंपल पेपर पढ़ेंगे, उसने भी वैसा ही कुछ लिखा होगा जो एनसीईआरटी में होगा। कुछ अपनी भाषा में लिखने से अर्थ का अनर्थ नहीं होता, मीनिंग वही रहता है। ठीक वैसे ही आज का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से काफी बड़ा है, मेरे हिसाब से काफी ईजी और छोटा है। करेंगे आसानी से, एकदम प्यार से, एकदम मक्खन की तरह करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर रहने वाला है। पहला क्वेश्चन उठ गया होगा, सर हिस्ट्री के 2 चैप्टर कहाँ गए? तो आएंगे भैया, सिर्फ स्ट्रेटेजी प्लान थोड़ा सा चेंज किया गया है, ये कि कोई चीज हम पहले करते हैं और वो आखिर तक जाते हैं, बहुत पीछे रह जाती है, फिर हम भूल जाते हैं। इस बार कुछ नया करते हैं, आपस में कुछ कनेक्शन तो आपको दिख नहीं रहा है, तो चैप्टर को आप बहुत प्यार से पढ़ें, स्टोरी याद रखें। तो नाजिज्म उसकी शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री की स्प्रिंट सीजन में, और बने रहिएगा इस चैप्टर में। जितने क्वेश्चन आप आए उनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपके पास है। मैं आपसे लास्ट में जरूर क्वेश्चन दूंगा और आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूंगा जरूर कि क्या आंसर है, प्लीज लिखे जरूर। बच्चा आंसर लिखता है, हर कोई उसको देखता है, बच्चा देखता है, वो अपने आंसर चेक करता है, फिर टीचर भी उस पर नजर रखते हैं। नो डाउट, बिना किसी देरी के अपने लेक्चर पे आते हैं, बातचीत ज्यादा नहीं करेंगे। कैसे करने वाले हैं इस लेक्चर को? तो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को हम बच्चों करेंगे किसके थ्रू? वन शॉट के थ्रू। वन शॉट के थ्रू यानी एक बार में पूरा चैप्टर खत्म। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए क्या है, 1945 की बात है। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, इसका नाम है हेलमुट। हेलमुट बच्चा है, जर्मनी की कहानी है। 1945 का ईयर है, 1945 का ईयर है। यहां पर देख रहे हैं बच्चा सो रहा है, सडनली कुछ खुशफुस होती है, मम्मी पापा बात करें, बच्चा उठ के कान लगा के सुनता है। कान लगा के सुनने पर पता चलता है मम्मी पापा कुछ बात कर रहे हो। क्या बात थी? पापा कह रहे हैं मम्मी से कि क्या ये सही समय है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं या तुम सबको मार दूं। आखिर ये मुद्दा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुद्दा ये है कि एलाइज जो है वो वॉर जीत चुके हैं और जर्मनी जो है वो वॉर हार चुका है। जर्मनी वॉर हार चुका है। तो उसके पापा को लगा कि यार अब मर जाना चाहिए, नहीं तो वो जिनके साथ हमने गलत किया, किन के साथ? ज्यूज, पॉलिश, आपके क्या कहते हैं, जिप्सीज, क्रिपल्ड जर्मन्स, अनडिजायरेबल जर्मन्स के जिनके साथ हमने गलत किया, ऑब्वियसली बात है वो हम सब मार डालेंगे, क्योंकि ज्यादातर तो विरोधियों के साथ जो कुछ किया तो अब हमें वैसे भी नहीं छोड़ने वाले हैं। दूसरी बात करें, जब ऐसी बात हो रही थी तो अगले दिन भाई रात होती है, रात खत्म, बाप बेटे दोनों घूमने जाते हैं। घूमने के बाद पापा ऑफिस आते हैं, आने के बाद अपने आप को शूट कर लेते हैं, मर जाते हैं। बेटा इस लाश को देख के डर जाता है और अगले आने वाले 9 ईयर्स तक कुछ नहीं खाता है। और ये क्या हो रहा है बच्चों? फियर में जिंदगी जी रहा है, फियर में जिंदगी अपनी जी रहा है। आने वाले 9 साल कुछ नहीं खाता। क्वेश्चन आएगा, सर 9 साल नहीं खाया, जिंदा कैसे रहे? पड़ोसी से मांग के। तो 1945 में मैं आपको एक चीज बता दूं कि जर्मनी हारा था, जर्मनी ने सरेंडर किया था। अभी आप कहानी पढ़ रहे हैं प्री हिस्टोरी, अभी हिस्ट्री की स्टोरी, हिज स्टोरी मतलब किसकी स्टोरी? हिटलर की स्टोरी, वो शुरू नहीं हुई। भी देखिएगा 1945 में जर्मनी जो है वो सरेंडर हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इसको क्या मिलती है? डिफीट मिलती है, हार मिलती है, ये हार जाता है। ठीक है, हार जाता है। जर्मनी इस समय जो है आप देखेंगे कि लड़ाई जर्मनी ने काफी लड़ी, बट यूएस एक ऐसा देश था जिसने जापान की भी ऐसी तैसी करी, हिटलर की भी ऐसी तैसी हुई है बाद में इस रिजल्ट पे। और ये सब क्यों? क्योंकि भाई वो डर जो बैठ रहा है ना, उसमें हिटलर अपने आप को मारेगा भी। जापान पे तो बम फेंका ही फेंका था,
तो आप देखिएगा इसमें क्या है, पापा अपने आप को गोली मार ले रहा है, हेलमुट का पापा, डर दूसरे देश के लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। हेलमुट को भी जब अंदाजा हो गया कि भाई 1945 में हम युद्ध हार रहे हैं, तो हेलमुट अपने प्रोपेगेंडा मंत्री, जो इसका मेन मिनिस्टर था, जो स्ट्रेटेजी बनाता था, गोइबल्स, उसको और उसके परिवार को लेके बर्लिन का जो बंकर था, यानी जर्मनी में जगह है, वहां पर जो गैस चैम्बर था उसमें ले जाके अपने आप को खत्म कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। ये हो गई हिटलर की ऐसे मृत्यु हुई। तो सर क्या इतनी आसानी से मर गया? नहीं, अभी हिटलर की पूरी कहानी बाकी है, करेंगे। अभी हिटलर की पूरी कहानी बाकी है, करेंगे। 1945 में जब युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद एक कोर्ट बनता है जिसका नाम था इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, न्यूरेमबर्ग में स्टैब्लिश किया जाता है। क्यों किया जाता है? रीजन था उन गुनहगारों को सजा देना जिन्होंने लोगों के साथ अन्याय किया, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम किया। तो ये जो जर्मनी में जो गड़बड़ हुई है, जो नरसंहार किया किन्होंने, नाजी पार्टी के लोगों ने, उनको सजा देनी थी। कई लोगों को आजीवन कारावास जेल में डाल देगा, लाइफ टाइम जेल में रहेंगे, और 11 मेन आरोपियों नाजियों को फांसी की सजा दे दी गई। 11 मेन पीपल को जो है सजा दे दी गई, ठीक है, 11 मेन पीपल को जो वो सजा दे दी गई। चलिए, क्यों सजा दे दी गई? सॉरी, क्यों सजा दे दी गई? सजा इसलिए दे दी गई, 6 मिलियन ज्यूज की हत्या की थी, 2 लाख जिप्सीज मारे थे, 1 मिलियन पॉलिश पीपल मारे थे, 70,000 अपने ही जर्मन लोग जो विकलांग थे, जो आर्यन की तरह मैच नहीं करते, जिनमें कुछ कमी थी, या जो नाजी के हिसाब से सही नहीं थे, परफेक्ट नहीं थे, उनको मार दिया। अब इतने लोगों को मारेंगे तो साहब जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हारी भी तो हवा टाइट होगी ना। इसलिए उसके पापा ने और हिटलर ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। वेमार रिपब्लिक मतलब वही जनता के द्वारा बना हुआ पार्लियामेंट। तो वेमार क्या है? एक प्लेस है, जर्मनी में एक प्लेस था। आप देखेंगे कि जर्मनी शुरुआत में बिगिनिंग ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, मैं बात कर रहा हूं अर्ली 20th सेंचुरी की, जर्मनी बहुत ताकतवर हुआ करता था। देखिए, बेवजह किसी के ऊपर फट्टे में टांग नहीं अड़ाने का, जर्मनी पागल है, नहीं माना था। जर्मनी शुरुआत में बहुत स्ट्रांग था और जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा। जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा, आप देखेंगे 1914 to 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई होती है, ठीक है, इस साल में खत्म हो जाता है। 1917 एक ऐसा ईयर था जब यूएसए की एंट्री होती है, जब यूएसए की एंट्री होती है, ठीक है। बहुत शुरुआत में बहुत ताकतवर देश वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ता है। शुरुआत में कुछ अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है, बेल्जियम को अपने कब्जे में करता है, फ्रांस को अपने कब्जे में कर लेता है। बट ये तब तक ही ठीक था जब तक यूएस की एंट्री नहीं हुई थी। यूएस ने 17 में एंट्री करी और ताबड़तोड़ तबाही करी और जर्मनी हार गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर कोई हारा तो जर्मनी हारा था। कौन हारा बच्चों? जर्मनी हारा। जर्मनी का साथ जो है वो आप देखेंगे, जर्मनी ने लड़ाई लड़ी थी ऑस्ट्रिया के साथ मिलके। जर्मनी ने लड़ाई लड़ी थी ऑस्ट्रिया के साथ मिलके, जिसमें आपका टर्की भी शामिल था, जिसको हम ट्रिक ये कह सकते हैं कि गेट, GAT, गेट, GAT, गेट, ठीक है। गेट की टीम लड़ाई लड़ रही थी, गेट की टीम ने लड़ाई लड़ी है, GAT, गेट। तो जर्मनी की साइड कौन हो गया? ऑस्ट्रिया एंड तुर्की। GAT मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की, ठीक है, याद रखिएगा। जी का मतलब जर्मनी, जर्मनी के साथ कौन था उस समय? ऑस्ट्रिया और ओटोमन एम्पायर, तुर्की, ठीक है। और उधर फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया बाद में 1917 में आपका यूएसए भी ज्वाइन कर लेता है और इनकी हवा टाइट हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप देख सकते हैं ये अलाइड पावर है, ये एक्सिस पावर है, इन्होंने इनको हराया, इन्होंने इनको हराया, ठीक है, इन्होंने इनको हराया। किन्होंने? इन्होंने ऊपर से नीचे एरो ये बताता है इन्होंने इनको हराया। ये जापान है, ये इटली है, ये जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी जो है शुरुआत में मैंने आपको बताया अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत पावरफुल देश हुआ करता था, पर अपनी बर्बादी की जड़ आदमी खुद ही लिखता है। तो इसने शुरुआत में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा पाया, ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये कब्जा पा लेता है, बहुत प्रश्न करता है। बट 1917 में जैसे ही यूएस की एंट्री होती है, खेल समाप्त, खेल समाप्त। यूएस जो है वार छेड़ देता है और जर्मनी हार जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस तरीके से जर्मनी की हार हुई। और जो उसका किंग था, जो जर्मनी का उस समय किंग था, उसका नाम था केसर विल्हेम सेकंड। ये हार जाता है, अपनी गद्दी से उतर जाता है क्योंकि कुछ बचा नहीं है, अब क्या करना। तो ये मैं आपको भी हिटलर की कहानी शुरू नहीं है, हिटलर ऐसे नहीं आएगा, हिटलर आएगा पूरी प्रक्रिया के साथ आएगा, पूरी चुनौती के साथ आएगा, और मौका मिलेगा आने का तो हम बिल्कुल लाएंगे। केसर विलियम हार गया, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको एक मौका मिला कि राजा है नहीं, चलो एक अच्छी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं और एक नया रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो जो अलग अलग पार्टीज थी जर्मनी में, उन्होंने सोचा कि पॉलिटी जो है, जो जर्मन की राजनीति है, उसको एक नई शेप देते हैं, एक नई सोच देते हैं। इसके लिए वो लोग जो है वेमार, जर्मनी में जो जगह है वहां पर पूरी नेशनल असेंबली मिलती है,
पार्लियामेंट में अपना बैठते हैं और कोशिश करते हैं मतलब पूरी तरीके से बनाने की भाई एक फेडरल स्ट्रक्चर बन जाए, जहां पर क्या होगा कि किसी एक के पास पावर ना रहे। फेडरल स्ट्रक्चर होता है डिवीजन ऑफ पावर, जहां पर जुडिशरी होगी, एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेटिव होगा। इस तरीके से हम जो डिवीजन ऑफ पावर करेंगे। अब क्या होता है, जर्मन पार्लियामेंट को हम राइट एक्ट भी कहते हैं, ये इसका नाम है राइट एक्ट। ठीक है, यहां पर जो उसके जैसे ही अपना पार्लियामेंट बन गया, फेडरल स्ट्रक्चर बन गया, अधिकारी अपॉइंट हो जाते हैं जिन्हें हम डेप्यूटीज कहते हैं। जो डेप्यूटीज वगैरह सब इलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया, सब बढ़िया चल रहा है। पर ये कितना आसान है, जर्मनी हार गया, राजा है नहीं, संसद में सब कुछ फेडरल हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, अधिकारी वगैरह सब बन चुके हैं, मतलब कहानी सही है, जर्मनी बहुत सॉलिड है। बट ऐसा नहीं है, जर्मनी के जो लोग थे वो इस बात से इनके साथ खुशी नहीं है। दे वर नॉट हैप्पी। जर्मन पीपल्स वर नॉट हैप्पी। जर्मन पीपल्स वर नॉट हैप्पी। क्यों है ये एंग्री? क्यों है ये एंग्री? क्योंकि ये जो लोग, जब युद्ध हारा जर्मनी तो ट्रीटी साइन हुई थी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका के साथ एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब ये पार्लियामेंट के लोग उस पे मतलब अपना पूरा वेमार रिपब्लिक वाले अपना जो है ट्रीटी करके आ जाते हैं, तो लोगों को ये लोग पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि वेमार रिपब्लिक ने ट्रीटी साइन किया। तो लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहे? ऐसा ट्रीटी में क्या था? ऐसा क्या था? तो सुनिए ध्यान से। शुरुआत में क्या देखेंगे आप कि जब ट्रीटी साइन हुई तो जर्मनी को अपने जितने भारी देशों पर कब्जा किया था वो देने पड़ गए। भाई एग्रीमेंट हुआ, जर्मनी ने जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जिन इलाकों पर कब्जा किया, फ्रांस, बेल्जियम जैसे इलाके थे, वो तो जाएंगे। अब वो उस टाइम तो जर्मनी के लोग बन गए थे, क्योंकि राजा का अधिकार जिस इलाके पे हो तो वो इलाके के लोग राजा के हो जाते हैं। बट जब वो एरिया वापस जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें रहने वाली जनसंख्या यानी 1/10 जो पॉपुलेशन थी वो गई, 13% टेरिटरी चली गई। इसका मतलब ये है जो एरिया गया 13% टेरिटरी गई, बचा हुआ एरिया ही जर्मनी पर रह गया। 75% आयरन ओर चले गए, 26% कोल चला गया फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया पे। जिन जिन एरिया पे इसने कब्जा किया था वो वापस जा रहे हैं और एक्स्ट्रा एरिया ही जाएंगे। ठीक है, एलाइड जो पावर थी उन्होंने बोला आर्मी नहीं रहेगी अब जर्मनी में, क्या पता कल को फिर हमला कर दे तो जर्मनी के पास आर्मी भी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से पूरी तरीके से जर्मनी को वीक बनाया जा रहा है। लोग क्यों पसंद करेंगे? ऐसी ट्रीटी का क्या फायदा जीवन जीने का जहां हमारे पास सिक्योरिटी के लिए आर्मी ना हो, हमारे पास रिजर्व नहीं है, खाएंगे क्या, भूखे मरेंगे। जो वॉर गिल्ट क्लॉज था, मतलब इस युद्ध में जो ट्रीटी हुई थी उसमें आर्टिकल 231 आई थिंक, उसमें मतलब जो ट्रीटी थी वर्साइल्स की, उसमें यह कहा गया कि इस युद्ध के लिए जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है। हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जर्मनी ने फालतू का ऐसा पंगा डाला तो हमको आना पड़ा, और हमारा जो नुकसान हुआ है वो जर्मनी की वजह से हुआ है। तुम्हारे नुकसान की भरपाई जर्मनी करेगा। ठीक है, तो जर्मनी को कंपनसेशन देने के लिए फोर्स किया गया। 6 बिलियन यूरो पाउंड का जो है वो बोला गया कि ये पे करेंगे। ठीक है, ये पे करेंगे। अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द राइनलैंड एरिया, जो कि कोल रिसोर्स एरिया था। जर्मनी के पास राइनलैंड एक ऐसा जगह थी जहां पर कोल रिजर्व बहुत थे, तो उस पर कब्जा कर लिया गया। कोल रिजर्व एरिया, उस पर कब्जा कर लिया गया और ये लिखा गया कि भाई जर्मनी को कैसे भी ये पे करना है। अब जर्मनी कहां से पे करेगा? लोगों से लूटेंगे या कुछ करेंगे, यानी कि ये जो वेमार रिपब्लिक के मत्थे पड़ गई पुरानी राजा की लड़ाई, और जर्मनी के लोगों को भुगतना था ये लड़ाई का। ठीक है, तो जर्मनी की बात करें तो इफेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन कॉन्टिनेंट क्या हुआ इस पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट पर? जर्मनी नहीं, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट ही पछता रहा था इस लड़ाई में। कैसे पछता रहा था वो आप देखेंगे कि भाई लोगों को क्या हुआ। जो जर्मनी है, आप लोगों की सोच से समझिए, जर्मनी पहले ऐसा कोल रहेंगे, यहां पर रिजर्व, आयरन रिजर्व रहेंगे, ये सब रहेंगे, है ना। तो यहां इसका मतलब क्या था? ये तो रिच कंट्री था, यानी कि पहले ये जो है क्रेडिटर हुआ करता था, बट ड्यू टू वॉर ये क्या टर्न हो गया? ये डेप्टर बन गया। पहले लोगों को कर्ज देता था, इतना धन दौलत, इतना रिसोर्सफुल एरिया, बट अब जो है कर्ज लेने वाला एरिया बन गया, यानी कि अब जो हालत होगी हवा टाइट। तो इसका मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है फ्रॉम क्रेडिटर टू डेप्टर बन गया। फ्रॉम क्रेडिटर टू किस में कन्वर्ट हो गया? डेप्टर में कन्वर्ट हो गया। अब लोन लेने की स्थिति बन गई है, और युद्ध पूरा का पूरा लड़ाई जो वर्ल्ड वॉर लड़ा गया वो लोन पे लड़ा गया, अमेरिका से लोन लेके। तो भाई साहब और हवा टाइट है, अभी आप देखेगा। तो वेमार रिपब्लिक में जो लोग थे, वेमार रिपब्लिक में जो लोग हैं, वेमार रिपब्लिक को जो लोग सपोर्ट करते हैं, वेमार रिपब्लिक में जो लोग हैं उन्हें कहते हैं हम सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स। ये लोग वेमार रिपब्लिक के सपोर्टर थे, यानी कि इन लोगों को पढ़नी थी गालियां। लोग जिनको कोस रहे थे वो यही लोग हैं। इनको
वेमार रिपब्लिक में पूरी तरीके से यही लोग शामिल थे, इसलिए इनको लोग मजाक में नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे, क्योंकि यही एग्रीमेंट साइन करके आए थे। तो इनको नवंबर के गुंडे क्रिमिनल कहा जाता था। तो आपसे पूछा जाए नवंबर क्रिमिनल कौन है? वेमार रिपब्लिक के लोग। कौन? सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स हैं। बात करें क्या कि ये जो पूरी जर्मनी आप देख रहे हैं, इस युद्ध में कुछ ऐसा हो गया कि भाई साहब सिविलियंस को जो है ना वो लेस प्रायोरिटी देने लगी, लेस प्रायोरिटी मिलने लगी। आर्मी के लोगों को सुपीरियर माना जाने लगा कि भाई देश में रहना है तो लड़ाकू बनो, मर्दाना दिखाओ, हरकत मतलब ऐसी मर्दों वाली करो, स्ट्रांग बनो। सिविलियंस की इज्जत कम होने लगी, आर्मी ज्यादा, क्योंकि वार प्रोपेगेंडा है। जर्मनी को सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, युद्ध युद्ध युद्ध, बस। तो बोला गया कि भाई पॉलिटिशियन पब्लिश क्या कहते थे, जितने भी अखबार प्रचारक या नेता थे वो ये कहते थे, आदमी हो तो स्ट्रांग हो, एग्रेसिव हो, गुस्से वाला हो, बॉडी बॉडी बनी हो यार, फाइट की जरूरत है। और मीडिया ने तो मतलब बख्शा ही नहीं, मीडिया ने तो इतना झूठा प्रचार किया कि जर्मनी की जो सेना है, भाई साहब सेना में चाहिए, बहुत अच्छी इज्जत मिलती है। कह रहे क्या कि भाई जिंदगी ऐश की जी रहे, बट एक्चुअल में क्या था, वो इन गड्ढों में चूहों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ, यहाँ बारिश का पानी भर जाए, बदबू है, पॉइजनस गैस आ रही है, धमाके हो रहे हैं बम के, उनकी बदबू है, अपने साथ में लाशें पड़ी हुई अपने दोस्तों की जो मर जाते थे युद्ध में, उनके साथ जीवन जीना पड़ रहा था। तो ट्रेंच लाइफ मतलब ये गड्ढे वाली जिंदगी। गड्ढा कैसे लिखते रही? गड्ढा इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, समझ गए ना आप लोग? बस गड्ढा। तो ये ट्रेंच लाइफ जो है ये इस तरीके से आप जी रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैं भूल गया घ, ठीक है। तो चलिए एक्चुअल में क्या था जो ट्रेंच की लाइफ थी, बढ़ा चढ़ा के तो कुछ भी लिख दिया। एक्चुअल में ये था कि इनके साथ चूहे, कीड़े मकोड़े, अपने दोस्तों की लाश, पॉइजनस गैस, इसमें इनकी जिंदगी बीत रही थी। तो स्थिति तो अच्छी नहीं थी। तो जर्मनी में क्या ध्यान दिया जा रहा है? जर्मनी में बोला जा रहा है भाई साहब कि राष्ट्र जो ऑनर है, सम्मान है, वो बहुत बड़ी चीज है। सिविलियंस कोई नाम की चीज नहीं होती। आप आर्मी में जाइए, एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा था, युद्ध युद्ध और बस युद्ध, ठीक है। और कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप की बात की जा रही थी। क्यों बात चल रही थी? देखिए ऐसे में डेमोक्रेसी के साथ एक प्रॉब्लम थी। एक तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर एक को क्या होगा, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। तो ऐसे में ना वो नहीं आती, मेजोरिटी नहीं आती। मान लीजिए सबको लोग पसंद करते, अपनी मर्जी के लोगों को वोट दिया, सरकार ही नहीं बन पाएगी, बन गई तो अस्थिर हो जाएगी, गिर जाएगी। डेमोक्रेटिक की जगह डिक्टेटरशिप क्यों काम है भाई? सिंगल पर्सन होगा तो वो ज्यादा अच्छे समझा पाएगा। ऐसे में ही मौका मिलता है हिटलर जैसे लोगों को आने का, ठीक है। अब पॉलिटिकल सोच क्या चल रही थी, पॉलिटिकल चेंज क्या आया था जर्मनी में? तो जिस समय वेमार रिपब्लिक की पैदाइश हुई, मतलब जिस समय वेमार रिपब्लिक बना, जब लोगों ने नेशनल असेंबली बना के पार्लियामेंट पे एकदम अपना फेडरल स्ट्रक्चर बना लिया, सब कुछ बना लिया, तो सेम टाइम पर वहां पर स्पार्टैकस लीग का भी निर्माण हुआ। ये बोल्शेविक पार्टी के पैटर्न पर बनी थी, बेस्ड ऑन बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी मतलब वैसे ही सोच कि लेबर वर्कर का चलेगा, इसलिए जो वहां पर सैनिक थे, जो सेलरमैन थे, जो वर्कर थे, उन्होंने यूनियन बनानी शुरू करी कि भाई हमें अपने स्टाइल की गवर्नमेंट चाहिए जो हमारी सुने, हमें सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारे स्टाइल की सरकार चाहिए। तो दे डिमांडेड सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। पॉलिटिकली चेंज देखिए अब क्या रहा है, पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक रूप से ये लोग अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ये लोग अपनी इच्छा बता रहे हैं। ये बात वेमार रिपब्लिक को पसंद नहीं आई। उन्होंने जो पुराने इस लड़ाई में, वर्ल्ड वॉर में जो पुलिस वाले थे, जो सैनिक थे, जो जिनको बंदूक चलाना था, उनको बताया, आमंत्रण दिया कि भाई इनको क्रश करना है, इस मैटर को दबाना है, गुंडे हायर कर लिए एक तरह के। उन्होंने इस मैटर को दबा दिया और ये जो पूरे सैनिक थे, जो ओल्ड सोल्जर्स थे, इन्हें फ्री कॉप्स कहते थे, और इन्होंने इस तरीके इसको दबा दिया। तो इसका मतलब इन लोगों की बात दबाई जा रही है, वो लोग अपनी चला रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में होगा तनाव। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बनाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। इसके बाद इतने गुस्सा हो जाते हैं कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बना लेते हैं। अब एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी है और दूसरी तरफ वेमार रिपब्लिक है, यानी कि सोशलिस्ट जैसे लोग हैं, वेमार रिपब्लिक है। तो इनमें दूरियां इतनी बढ़ गई कि भाई साहब हिटलर जैसे लोगों को आने का मौका मिल गया। इस तरीके से हिटलर जैसे लोगों के सामने ये कभी कर ही नहीं पाए, क्योंकि आपस में फूट डलती रही, और हिटलर जैसे लोगों का आमंत्रण होगा तो वो पढ़ेंगे भी। तो इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या हुआ, पॉलिटिकली आपने देखा कि लड़ाई चल रही है, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आ चुकी है, अनस्टेबिलिटी आ चुकी है। क्यों? क्योंकि वेमार रिपब्लिक की लड़ाई सेलर वर्क पर्सन के साथ हो चुकी है, जो अपनी ग्रुप सोवियत बना के बैठे हैं, और वो वैसी सरकार चाहते हैं, और ये वैसी बनाना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, वही अमीर और बढ़िया लोगों की वो है। इकोनॉमिकली क्राइसिस ये हुआ कि जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा,
तो उसको जिम्मेदार बनाया गया। क्या बनाया गया? जिम्मेदार। मैंने भी बताया कि आपकी वजह से हमने लड़ाई लड़ी, सबने बोला वरना हम लड़ते नहीं, तो आपकी वजह से हमारा जो नुकसान हो उसको आपको देना पड़ेगा। और ये सारा जो वॉर कंपनसेशन था वो गोल्ड के रूप में दिया जाने लगा। जर्मनी से ये बोला गया कि गोल्ड के रूप में देना है। भाई कैश वैश तो तुम्हारा अलग है ना, मार्क को हम क्या करेंगे, हम तो अपना यूएस डॉलर चलाएंगे, हमें जरूरत नहीं, आप गोल्ड दो। गोल्ड तो गोल्ड होता है, मार्केट में बेच देंगे, फटाफट कैश आ जाएगा। इनको गोल्ड देने के लिए रिप्रेशन होता है, मतलब जब आप युद्ध हार गए तो बदले में क्या दोगे, बदले में देना पड़ा गोल्ड। जर्मनी ने दिया, गोल्ड दिया। जर्मनी को लगा यार हमारे तो खजाने खाली हो रहे। 1923 में जर्मनी ने कह दिया मैं नहीं देने का, अब जाओ क्या कर लोगे, क्या कर लेंगे। तो फ्रांस जो दिख रहा है, जो फ्रेंच जो पीपल या फ्रांस जो पीपल था, उसने रूरल एरिया पे कब्जा कर लिया। अगेन वहां पर भी आपको देखेंगे कोल एरिया दिख रहा है, इस पर कब्जा कर लिया। भरपाई के लिए पैसे नहीं दोगे, कोल एरिया हमारे कब्जे में आ गया। जब कोल एरिया कब्जे में गया, जर्मनी ने कहा इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। जर्मनी ने विद्रोह किया, और विद्रोह करके क्या खेला, तुम कोल ले जाओ, हम पैसा छाप लेंगे, हमारे पास पैसे की मशीन, हम पैसा छापेंगे। बेवकूफ कहेंगे, इतना पैसा छापा, जैसे आज अगर मैं बोल दूं कि $1 के लिए आपको अगर अप्रोक्स 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो मैं इतना पैसा छाप लूं कि मुझे $1 में इतना पैसा है। कोई बोले $1 8,000 पे दे दूंगा, दे दे $1। दूसरा कह रहा है 10,000 दे दूंगा, तो आप देख रहे हैं आपकी करेंसी तो फायदे कोई नहीं रहा, आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई है। वहां डॉलर फिक्स है, यहां आपकी वैल्यू देखिए कितने नोट देने पड़ रहे हैं आपको $1 खरीदने के लिए। जैसे यहां देखेंगे एक ब्रेड की पैकेट के लिए लाखों लाखों रुपए जा रहे हैं, तो भाई आपके पैसे की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इन लोगों ने बहुत छपाई की, प्रिंट करेंसी जो इनकी मार्क थी वो बहुत हाई कर ली। हाई करते क्या हुआ, इनकी जो करेंसी की वैल्यू थी वो गिर गई। क्यों गिर गई? अब जैसे ये लोग हैं, एक पैकेट ब्रेड को लेने के लिए अगर मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए दिए, क्योंकि करेंसी अपने हाथ है, दूसरा कहता है मैं 20 लाख दे दूंगा, तीसरा कह रहा है मैं 50 लाख दे दूंगा, तो आपकी वैल्यू तो घर गई भाई साहब, बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। तो बहुत दुख लगा दुनिया को। यूएस ने बोला ठीक है तरस खाते हैं, फिर यूएस की मतलब एंट्री होगी। तो देश के लिए तो बहुत बुरी बात थी, जर्मनी के लिए तो क्राइसिस चल रहे थे, ऐसे में होती है एंट्री हीरो की। तो हीरो का मतलब है यहाँ पे यूएस से आता है, यूएस से करता है एक डॉस प्लान इंट्रोड्यूस। डॉस प्लान का मतलब था जो आपको कंडीशन थी पैसा रिटर्न करने की, उस पर थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, थोड़ा लोन कम करते हैं। ये था डॉस प्लान का मतलब। यूएस आ चुका, मतलब जर्मनी की आफत में किसने हेल्प करी, यूएस ने। उसी ने शर्तें लगाई थी तो अपनी शर्तें रिलीज करने का थोड़ा सा ऐसा। बात करते हैं ईयर ऑफ डिप्रेशन की। ईयर ऑफ डिप्रेशन बड़े खतरनाक रहे, खासकर आप देखेंगे अभी कि अमेरिका पे इंपैक्ट पड़ेगा, फिर देन उसका इंपैक्ट जर्मनी पे भी आएगा। जर्मनी ने जो कुछ लड़ाइयां लड़ी थी, जो कुछ उसके इंडस्ट्रियल इनपुट चल रहे थे, जो कुछ भी जर्मनी का भला हो रहा था वो हो रहा था लोन्स के कारण। और वो लोन जो है कहां से लिए गए थे, यूएसए से लिए गए थे। वो सभी लोन कहां से लिए गए थे, यूएसए से लिए गए थे। यानी कि जर्मनी ने जो वॉर लड़ा वो यूएसए के दम पर, यूएसए से लोन लेने पर इन पर लड़ा। अपनी इकोनॉमी सुधारने का कारण भी यही था, अपनी इकोनॉमी भाई सुधार रहे हैं, वो भी इसी के दम पे सुधारेंगे। लोन ले लेके लड़ाइयां लड़ी हैं, अब जो इकोनॉमी सुधार रहे हैं, अपनी करेंसी, शेयर मार्केट सब सुधारेंगे, वो भी इन लोन से सुधार रहे हैं। अब हुआ क्या, 1929 में होती है शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। पैसा वैल्यू घटेगी तो क्या होता है कि जो इकोनॉमी का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, जहां पे शेयर मार्केट थी, वो गिर गई। और 24 अक्टूबर को एक दिन में ही 13 मिलियन लोगों ने अपने शेयर बेच दिए। सब लोगों ने फटाफट अपने शेयर बेच दिए कि भाई साहब पैसे की वैल्यू गिर गई, हमको ये पैसा नहीं मिलेगा, इससे अच्छा शेयर अभी निकाल दो। जिससे क्या हुआ, यूएस की इकोनॉमी मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। 1929 से 1932 तक कुछ स्टेबिलिटी दिखी थी, जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो स्टेबल दिखी थी, बट ये ज्यादा तो इंपैक्ट, ये इसका जो स्टेबिलिटी का इंपैक्ट है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहना था, क्योंकि जो यूएस की नेशनल इनकम थी वो इस डिप्रेशन में आधी से ज्यादा गिर गई थी। इंडस्ट्री बंद हो गई थी, एग्रीकल्चर जो थी, जो उपजाऊ प्रोडक्शन थी वो गिर रही थी, पीजेंट वर्कर के पास नौकरी नहीं थी, है ना। तो इसका इंपैक्ट पड़ा सीधा सीधा जर्मनी पर। क्यों, जर्मनी ने ले रखा था पैसा अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए। अब जब जर्मनी जिससे पैसा ले रहा है वही डूबेगा तो जर्मनी का क्या होगा, वो भी डूबेगा। तो 1932 में क्या हुआ कि जो जर्मनी है उसका इंडस्ट्रियल इनपुट गिर गया, जर्मनी का 40% तक गिर गया। यूथ जो है वो बेरोजगार हो गए, कोने कोने बैठ के पत्ते खेलने लगे, कुछ काम नहीं था तो क्रिमिनल एक्टिविटीज, चोरी डकैती में शामिल होने लग गए। ये सब कुछ हुआ, हर कोई नौकरी ढूंढने लगा, कहता कम पैसों में काम कर लूंगा बस नौकरी मिल जाए। ये स्थिति आ गई जर्मनी की। क्यों, क्योंकि भाई साहब वर्कर्स के पास काम नहीं था, अब तो सबको ये कैसे भी करके जीवन चल जाए, इस प्रकार की हो गई जर्मनी की हवा टाइट।
बात पहुंचते पहुंचते सैलरी क्लास को भी टेंशन होने लगी, क्योंकि सैलरी क्लास के पास जो सेविंग थी उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। अगर मान लीजिए इनके पास 1 CR भी था तो वहां बोल रहे कि 10 लाख की ब्रेड मिलेगी साहब, तो भाई कितनी जल्दी सेविंग खत्म हो जाएंगी, उनको ये टेंशन लगने लगी। बिजनेसमैन, बड़े बड़े रिटेलर, ट्रेडर, इनको प्रोलिटराइजेशन की सिचुएशन आ गई। प्रोलिटराइजेशन क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जब आप ये सोचते हैं कि हमारी स्थिति ऐसे लेवल तक जा सकती है जहां पर आप अपने वर्किंग क्लास, अपने लेबर के साथ काम करने के हो या बेरोजगारी हो जाओ, बुरी स्थिति, मालिक से नौकर, नौकर भी ना रहो तो कुछ भी ना रहो, यह स्थिति आ गई। तो इनको डर लगने लगा। तो इस पूरी सिचुएशन में सब लोगों के साथ प्रॉब्लम होने लगी। बट जो आप देखेंगे थोड़ा सा वर्किंग क्लास थी, वो थोड़ी सी फिर भी मतलब ठीक ठाक थी, क्योंकि वो कमा रहे थे। बट उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी, मिस्त्री वगैरह जैसे, वो बार्गेनिंग पावर इनकी कम हो गई। भाई फैक्ट्री में कुछ उठाना है, कहीं कोई अनाज उठा के रखना है, कोई गाड़ी से बम उतारना है, कुछ उतारना है, लेबर की जरूरत पड़ेगी। कर तो रहे थे वो लोग, ठीक है, जीवन यापन तो उनका चल रहा था, सर्वाइव तो कर रहे थे। इनके लिए तो और दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो सर्वाइवल तो वो कर रहे थे, बट प्रॉब्लम ये थी उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। क्यों? जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 नौकर काम करते हैं, मेरे को पता है कि मार्केट में पूरा नौकर ही नौकर चारों तरफ घूम रहा है, लोग नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, तो तू 200 रुपये मांगे, मैं 100 रुपये में हायर कर लूंगा, लोग तो कह रहे हैं ना मैं किसी भी रेट पे काम करने को तैयार हूं। तो उनकी बार्गेनिंग पावर रिड्यूस हो गई। ठीक है, सो पॉलिटिकली इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? वेमार रिपब्लिक जो थी, अब पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी क्यों थी, हम ये देख रहे हैं, हमने ये तो पढ़ा 1% 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जब आप कहें सबको वोटिंग का अधिकार है तो सरकार इतनी आसानी से बनती नहीं, खासकर ऐसी सिचुएशन में। तो वहां पर जो है वोटिंग का अधिकार सबको था, इसलिए मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बन पाई। कभी हाँ कभी ना, कोई किसी को पसंद करता था, कोई किसी को पसंद करता था। दैट मीन्स मेजोरिटी सरकार नहीं थी। दूसरा क्या, आर्टिकल 48 जो था, वहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के 2 कारण, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या था? जिसमें प्रेसिडेंट को अधिकार था कि वो जब चाहे इमरजेंसी लगा सकता है, आपके अधिकार सिविल राइट छीन सकता है, और किसी भी रूल ऑर्डर पास करके कोई भी रूल अपना एप्लीकेबल कर सकता है। ठीक है, इसी का नतीजा था कि वेमार रिपब्लिक अपने 239 दिनों की मीटिंग में करीबन 20 बार जो वो डिसमिस होता है। आज सरकार चली 20 दिन बाद फिर डिसमिस, तो ऐसे करते करते 20 25 10 दिन, कोई 5 दिन, कोई 2 दिन, कोई 1 दिन, इस तरीके चली 239 दिन। साल में 365 होते हैं, साल तो बहुत दूर की बात है। 239 दिनों में 20 बार सरकार बदली गई। ये थी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। कारण था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और आर्टिकल 48 जैसा। जब लोगों को लगा कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो हिटलर जैसे लोगों का आना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। हिटलर जैसे लोग आएंगे फिर तो, क्योंकि लोग तो ये चाहते हैं ना भाई देश आगे तो बढ़े, स्टेबल तो रहे। ऐसे में मौका मिला हिटलर को, तो हिटलर कह रहा है लो मैं आ गया। हिटलर आ गया भाई। हिटलर का जन्म 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में हुआ था। काफी जो यूथ है इसका, जवानी है, वो काफी गरीबी में बीती। खाने पीने का साधन नहीं था, तो बंदे ने नौकरी यानी फौज में एडमिशन करा लिया। फौज में एडमिशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मैसेंजर का काम करता है, थोड़े मेडल वेडल मिलते हैं, अच्छा लगता है। पर सडनली आपको पता है कि जर्मनी तो हार गया था। जर्मनी तो हार गया था। उस हार से ये बंदा बड़ा शौक हो जाता है, यार क्या किया, मैं ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा था जो हार गए। इसके गुस्सा आने के कारण वो जो है 1919 में जर्मनी, छोटी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जर्मनी पार्टी, ये क्या है, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसे ज्वाइन कर लेता है। एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन। उसको बाद में उस पर अपना अधिकार बनाता जाता है, कंट्रोल करता रहता है, उसको बना के नाम बदल देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और वही पार्टी बाद में जाके बनती है नाजी पार्टी। जब पूरी तरीके से कब्जा होता है तो अपनी सरकार वर्कर बन जाती है नाजी पार्टी। 1923 में हिटलर ने एक प्लान किया कि हम बवेरिया पर कब्जा करेंगे, और चढ़ाई शुरू कर दी बर्लिन की तरफ। ठीक है, बर्लिन की तरफ मार्च करता है, चलता जाता है। पर क्योंकि उस समय तो ये बहुत कमजोर बंदा था, तो शुरुआत में ये हारता है, अरेस्ट किया जाता है और देशद्रोह का आरोप लगा के जेल में बंद कर दिया जाता है। बट कुछ समय बाद इसे छोड़ दिया जाता है, तो फेल्ड होता है और अरेस्ट होता है, फिर बाद में रिलीज भी हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो पार्टी, नाजी पार्टी, अभी उतनी वैल्यू नहीं रख रही, क्योंकि इसने होप दिलाई बेटर फ्यूचर की। तो शुरुआत में जो नाजी पार्टी थी, 1928 के जब इलेक्शन हुए थे, इन्हें वोट परसेंट मिला था 2.6%, 2.5% वोट। और वही पार्टी 1931 तक आते आते लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पे जब लोग परेशान थे, तब हिटलर ने उनको बेटर होप्स दिखाए कि मैं आपको जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है उससे फ्री कर दूंगा, वो बेइज्जती भरा था उससे नहीं। दूसरे देश जो हमारे एरिया को कब्जा करके गए वो वापस ले आऊंगा, यूथ को नौकरी दे दूंगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन सही कर दूंगा, सब कुछ अच्छा होगा, मैं आपका बहुत भला करूंगा। ये बात जब कहोगे तो लोगों को डिक्टेटर ही पसंद आएगा। उनको क्या पता बेचारों को कि डिक्टेटर क्या करने वाला है। तो
डिक्टेटर अब जो है लोगों को ऐसे क्या देखने लगा, मसीहा, सेवियर, रक्षक, मसीहा, ये उम्मीद जगाई। उसकी पॉपुलैरिटी के कारण क्या थे, बहुत अच्छी स्पीच देता था, पटा बहुत जल्दी लेता था बंदों को। उसको पता था कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रिचुअल्स, परंपराएं, मतलब ऐसा कुछ निशान जैसा होता है ना, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के धार्मिक निशान होते हैं, वो कर दो तो लोग वहां ना पाँव नहीं रखते। एक इलाके से मैं गुजरा, उस चौक पे क्या हुआ, लाल कपड़ा और कुछ बांध करके, भाई साहब पूरा इलाका ना गुजरा, उससे बगल बगल बच बच के निकल रहे थे सब। उसको यूज करना पता था। उसे पता था कि भाई साहब, उसने वादा किया कि जितने लोगों ने जर्मनी के खिलाफ साजिश लड़ी है, मैं उन सबको बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, मैं एक स्ट्रांग देश बनाऊंगा और ट्रीटी जो वर्साइल्स की हुई है उसे भी ठीक कर लूंगा, लोगों को रोजगार दूंगा, बेटर फ्यूचर मिलेगा। इसके लिए लोगों ने बड़ी बड़ी मीटिंग, रैलियां भी की। भाई पॉपुलैरिटी जाहिर करनी है तो ऐसे ही पॉपुलैरिटी बनती है, बड़ी बड़ी रैली, रेड बैनर, स्वास्तिक सिंबल, जो आप ये स्वास्तिक सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल, बहुत सारी तालियों की गड़गड़ाहट, एक अलग स्टाइल ऑफ पॉपुलैरिटी इसने बनाया, अलग तरह की राजनीति की। मैंने बोलता ऐसा हे बोगैम्बो होता है ना, तो वैसे हे नाजी, हे हिटलर, ऐसा होने लगा। और ये सब इसके पॉलिटिक्स का तरीका था। तो न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इसने की, अच्छे अच्छे भाषण देना, लोगों के साथ ये वादे करना, तमाम तरह की तालियां पिटवाना, लोगों से ये रिचुअल्स को फॉलो करवाना। और अब शुरू होता है, जब सरकार बन गई है 1932 में, आप देख रहे हैं, तो अब होगी असली कहानी, जो की है भाई साहब, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि हिटलर को डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए, जो 30 जनवरी 1933 को इसके, जब सरकार 1932 में इसको वोट मिलते हैं 35% अभाव, तो इनकी सरकार बनती है। राष्ट्रपति थे जिनका नाम था हिंडनबर्ग। राष्ट्रपति का क्या नाम है बच्चों, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग राष्ट्रपति हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने एक बड़ी पोस्ट जो है वो ऑफर की हिटलर को, क्या, चांसलर की, मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री ये मंत्री पद एक्सेप्ट किया, सब कुछ किया। उसके बाद शुरू होता अपने मिशन पर, यानी कि अब मैं करूंगा, क्या करूंगा, डिसमेंटल, तोड़ दूंगा मतलब डेमोक्रेसी को, ओनली रहेगी डिक्टेटरशिप। तो अपने मिशन पर चल पड़ा है बंदा, मिशन पर चल पड़ा। इस मिशन को और तब फायदा मिला इसे, जब सडनली राइट एग, जो जर्मन पार्लियामेंट था, उसमें आग लग गई। बंदे ने उस मौके का फायदा उठाया, किसी को नहीं पता कैसे लगा, बट लोग बोलते हैं कि हिटलर ने लगाई, ठीक है। तो ये जो इसने एक ऑर्डर पास किया 28 फरवरी 1933 को, फायर डिक्री मतलब ऐसा लीगल ऑर्डर, सरकारी कानून पास किया, जिसके थ्रू इसने नागरिकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली छीनी। मीडिया में कुछ प्रिंट नहीं होगा, लोग कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते मेरे खिलाफ और कुछ बोल नहीं सकते, ये सबको कर दिया इसने सस्पेंड किया लोगों को। अब सिंपल सी बात है, जो इसके दुश्मन थे अब उनकी तरफ मुड़ेगा, ये कर दिया, एक रूल बना दिया, यहां पे सब सिचुएशन टाइट। उसके बाद मुड़ा अपने दुश्मनों की तरफ, कम्युनिस्ट लोगों के लिए, भाई ये बहुत ज्यादा बोलते हैं लेबर क्लास आदमी और ये कम्युनिस्ट लोग, इनकी तरफ मुड़ा। इनको उठा के जो है 3 मार्च 1993 को इसने एक इनेबलिंग एक्ट पास किया, जिसके तहत इन सब लोगों को उठा के कहां भेज दिया गया, गैस चैम्बर भेजो, घिटोस भेजो। घिटोस क्या होता है, सेपरेट एरिया जहां पर लोगों को बंद करके रखा जाता था, वहां भेजना शुरू कर दिया। और अब यहां से शुरू होती है डिक्टेटरशिप, क्योंकि विरोधी है नहीं, सरकार हमारी है, लॉ पास हो चुका है, कोई बोल नहीं सकता, कोई मीडिया प्रिंट नहीं कर सकती। सो इसके बाद जो इसकी सरकार बनती है, उस गवर्नमेंट ने क्या क्या और किया, स्पेशल पुलिस बनाई, सिक्योरिटी फोर्स बनाया, गैस्टेपो सीक्रेट स्टेट पुलिस, सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन गार्ड्स, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस, ये सब बनाया। पहले से जो ग्रीन ड्रेस में पुलिस थी जो आपने देखी है वो तो है ही है, ये सब और बना दी। और इनको दे दी क्या, एब्सोल्यूट पावर। इनको क्या दे दिया, एब्सोल्यूट पावर, कि भाई आपका जिसको मन करे, कोई भी इंसान आप उसको अरेस्ट कर सकते हो और उठा के गैटोस वगैरह में, गैस चैम्बर में फेंक दो, इतनी ताकत दे दी इनको, ठीक है। ये तो हो गया सोसाइटी में क्या चल रहा है, पॉलिटिकली क्या किया। वादा किया था लोगों से इकोनॉमी ठीक करूंगा, याद है, इकोनॉमी ठीक कर दूंगा। इकोनॉमी ठीक करने की जिम्मेदारी हिटलर ने दी हजालमर शाक्ट को, काफी पढ़े लिखे बंदे थे। इन्होंने बोला इन्होंने बोला कि भाई जो भी काम धंधा चल रहा है स्टेट के पैसों से, सरकारी जो कंपनियां चल रही हैं, सरकारी जो है, उनसे 100% काम लेना होगा, उनकी प्रोडक्शन को 100% तक लाना होगा। लेबर टाइम पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, काम मशीन से पूरा क्यों नहीं हो रहा, मशीन में क्या प्रॉब्लम है, सब करना पड़ेगा। तो जो फंडिंग के थ्रू उसने प्लानिंग बनाई कि भाई आप पैसा लगा रहे हो तो पूरा काम होना चाहिए। ऐसी ही सोच का एक नतीजा था जो वॉक्सवैगन कार आप देखते हैं। तो इस सोच में उन्होंने बोला कि भाई आप कार प्रोड्यूस करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप प्रोड्यूस करो कार, सपोर्ट मिलेगी। तो इसलिए जर्मन कार वॉक्सवैगन बनी, हाईवेज बने, ये सब बनने लगे। लोग अब आगे आगे करेंगे, सरकार पैसा लगाएगी तो प्रोडक्शन प्राइवेट से आएगी, तो उससे सरकार इकोनॉमी रिकवरी कर पाएगी।
पैसा मिलेगा, तो वो सब होने लगा। तो 1993 में हिटलर ने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से कर लिया आउट। जो यूएसए वगैरह की टीम बनी थी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें से कर लिया आउट कि मैं अब आपका कायदा कानून नहीं वो नहीं मानता हूं। तो लीग ऑफ नेशन को कर दिया इसने नो। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया इसने, जो राइनलैंड था, जो आपने देखा कब्जे में गया, उस पर दोबारा कब्जा कर लेता है। ये एरिया जो है वो राइनलैंड है, इस पर दोबारा कब्जा कर लेता है एंड ऑस्ट्रिया और जर्मनी को अपने अंदर शामिल कर लेता है, उससे मिक्स कर लेता है, ये कह के कि भाई एक जैसे लोग हैं, एक ही शासक है, एक ही लीडर है, तो उस तरीके से कब्जा करता है। तो शुरुआत में क्या करता है, ये जो सुदेतलैंड एरिया है इसको अपने कब्जे में करता है, बाद में पूरे चेकोस्लोवाकिया को ही अपने कब्जे में कर लेता है। मतलब ये इसने इस तरीके से अब कब्जा करना शुरू कर दिया है। हजालबर ने हिटलर से बात की, हिटलर ने बोला भाई मैं कब्जा करते रहा हूं। हजालबर बोला रुक जाओ भाई, तुम हथियारों के दम पे कब्जा कर रहे हो और हथियार हमारे पास लेने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी नुकसान में चल रहे हैं। तो हजालबर ने बोला कि भाई आप इतना हथियार मत खरीदो, युद्ध के चक्कर में हथियार खरीदने पड़ रहे हैं और हथियार के लिए पैसा चाहिए जो हमारे पास है नहीं। हजालबर ने बोला गेट आउट, तेरे जैसे सोचने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है। क्या? हिटलर को क्या पसंद है? बस वॉर पसंद है। हिटलर को बस वॉर पसंद है और इस वॉर के लिए कुछ भी हो मैं करूंगा। तो कोई कुछ भी कहे मैं यही करूंगा। तो इसका रीजन ये था कि हिटलर को लगता था कि मैं जब युद्ध करूंगा, टेरिटरी पे कब्जा करूंगा, वहां रिसोर्सेज मिलेंगे, वहां रिसोर्सेज मिलेंगे। समझ रहे हो ये क्या है? इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा भाई, आप टेरिटरी का एक्सपेंशन होगा। आप समझिए, टेरिटरी एक्सपेंड होगी कि नहीं होगी? टेरिटरी एक्सपेंड होगी तो मतलब वहां पे जो रिसोर्सेज होंगे वो भी अपने कब्जे में आएंगे, रिसोर्स भी क्या कर ले जाएंगे, टेक ओवर कर ले जाएंगे। दूसरा क्या है, लैंड होगी जहां पर मेरे जर्मन्स रह सकेंगे, अच्छे अच्छे जर्मन्स रह सकेंगे। तो ये सब प्लानिंग इसने की, इसीलिए कब्जा करता जा रहा था। पर इन सब के लिए हथियारों में खर्चा चाहिए था, जो कि हजालमर शाह ने मना किया। सितंबर 1939 में एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई तो सुनिए। सितंबर 1939 में जर्मनी ने भाई साहब पोलैंड पर इसी सोच के साथ कि भाई आगे कब्जा करते रिसोर्स मिलेंगे, अटैक कर दिया, क्योंकि इसकी इच्छा थी। हिटलर जो है ईस्टर्न यूरोप पर निगाह बना के बैठा था। ईस्टर्न यूरोप पर क्या करना चाहता था? कब्जा। क्या करना चाहता था? कब्जा करना चाहता था। इसलिए उसने पोलैंड पर हमला किया। भूल गया कि जो पीछे का एरिया है जर्मनी का, वो तो भाई साहब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की नजर में आ गया। उसने पीछे से बॉम्बार्डिंग कर दी। मतलब आप पीछे चलो, आप आगे वाले को पीट रहे हो, पीछे वाला आपको पीट रहा है। क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ का पीछे का जगह क्या को छोड़नी थी, जब इतने बड़े अभी तुम बने नहीं। तो क्या हुआ, पोलैंड पर 1939 पर हमला किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने इन पर हमला कर दिया। 1940 में तभी जर्मनी की सपोर्ट के लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है, 3 देश करते हैं, जिसमें खुद एक जर्मनी, इटली और जापान है, जो कह रहे थे कि हिटलर को बहुत पावरफुल बनाना है, हिटलर को सपोर्ट करो, अपना भी भला होगा। हिटलर को सपोर्ट करने लगे। जर्मनी जो था उसकी पहल मैंने पहले ही बताया, उसकी इच्छा थी क्या, रशिया की तरफ बढ़ना। रशिया पे कब्जा करता है, आगे आगे बढ़ती है सेना, पीछे पीछे ये लोग इस पर हमला बोल देते हैं, पीछे का ध्यान ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रशिया में पहुंचते हैं। रशिया में जब हिटलर यूरोप पर पूरा कब्जा करने की तहत भाई जा रहा है रशिया पे कब्जा करने, सोवियत यूनियन पर 1941 में अटैक कर देता है। पर वहां जो है स्टेलिनग्राड रशिया में इसकी हार होती है और रशिया की सेना इसके पीछे दौड़ती है बर्लिन तक। जर्मनी पर जाकर उल्टा हिस्से पर कुछ पर कब्जा हो जाता है, जो कि आधी सदी 50 ईयर्स तक रहा भाई साहब। जरा यूएस जो शुरू में बिल्कुल दूर था लड़ाई से, आपने अभी तक मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा यूएस की एंट्री। आप देख रहे हैं फ्रांस आया, ब्रिटेन आया, रूस आ गया है, और जर्मनी है, इटली है, जापान है, बट आपने मेरे मुंह से अभी तक यूएस का नाम नहीं सुना कि यूएस लड़ाई में आया। यूएस कह रहा भाई मेरे को पंगा नहीं लेने का, मेरे को लड़ाई नहीं करनी तुम्हारे साथ, तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, पहले तुम में बहुत नुकसान हुआ है, मैं तुम सहन ही नहीं कर पाओगे। तो जो जापान है ना, ये बदतमीज बन गया। जापान ने क्या किया, ये रहा, इसने ये जो इंडो चाइना बॉर्डर है, जो इंडो चाइना बॉर्डर है, उस पर कब्जा कर लिया। इंडो चाइना बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसने जो है ऐसा पर्ल हार्बर पर, जो यहां आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है मैप में, मैं यहां करूंगा तो प्रिंट हो जाएगा थोड़ा। पर्ल हार्बर के जो आर्मी के बेस थे, नेवल बेस थे, पानी वाली जो आर्मी थी यूएस की, उस पर अटैक कर दिया। ये बात यूएस को बर्दाश्त नहीं, फिर यूएस ने एंट्री दिखाई है, वरना यूएस आता नहीं। चलिए, तो यूएस क्या बोलता है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इसी नतीजे से उसने हिरोशिमा, आप देखेंगे
बॉम्ब फेंका जापान पर, और 1945 में ये वॉर होता है एंड। हिटलर भी हार गया। हिटलर हारता है भाई साहब, हिटलर हार ही रहा है। जर्मनी जब हार गया तो हिटलर भी गया, तो ये पूरा हारा। एटम बम हिरोशिमा पर फिकता है और जापान ध्वस्त, मतलब जापान हारा, ये सब हारे, बर्बाद। तो इस तरीके से यूएस की एंट्री हुई। तो यूएस आप देख सकते हैं कैसे एंट्री, बहुत सिंपल सा है। बात करते हैं नाजी का वर्ल्ड व्यू। अब हमने हिटलर की मौत देख ली, सब कुछ हो गया। कहानी ये है कि क्या इसके अंदर और भी कुछ बातें हुई, क्या इतना सिंपल है? देखिए कहानी 1-2 एपिसोड तो खत्म हो गए कि हिटलर कैसे मरा, क्या रीजन था, क्यों अमेरिका आता है, कैसे स्थिति चली। नाजी वर्ल्ड व्यू ये है कि नाजी की एक सोच थी। इस कहानी के अंदर और थोड़ा डिटेल में जानिए। नाजी हिटलर क्यों और पापी बन गया। हिटलर नाजी वर्ल्ड व्यू यानी कि हिटलर की सोच वाले लोग ही कहते थे कि लोग एक बराबर नहीं होते हैं। जिनके भूरे भूरे बाल हैं, नीली नीली आंखें हैं, जो जर्मन आर्यंस हैं, जो टॉप क्लास आर्यन है वही टॉप पर होते हैं। ज्यूज सबसे लो क्लास है, यानी कि आर्यंस टॉप पर, ज्यूज सबसे लास्ट में, और जो बीच में कैटेगरी बच गई तो अदर पीपल्स। लोग एक बराबर नहीं है। क्या बोला? लोग एक बराबर नहीं होते हैं। ये बेस्ट क्लास है और ये नफरत के लायक है। इनसे ज्यूज से वो बहुत क्या करता था, हेट करता था। हिटलर का ये जो सोच है, रंग भेद की जो नीति है कि भाई भूरे बाल नीली आंखें वाला, ये सोच उसने बोला मुझे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की सोच से समझ में आती है। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला, कोई भी इंसान जो नया पैदा हो रहा है वो नेचुरल सिलेक्शन कर रहा है, मतलब प्रकृति जिसको बचना चाहेगी बचाव देगी, वो नेचुरली जो जीवित रहेगा वही प्रोसेस है इवोल्यूशन का। मतलब आज कोई एक पक्षी है जो नेचुरली अपने बच्चों को जन्म दे रहा है, उसको कोई टच नहीं कर रहा, ना मर रहा है। ह्यूमन का जहाँ पे रोल नहीं है, नेचुरली पीढ़ी बढ़ती जा रही है, बच्चे के बच्चे। ये डार्विन का कहना था। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना ये था, मान लीजिए कोई एक प्रजाति है, जैसे मैं हूँ, अब मैं ठंड में नहीं जिंदा रह पाता हूँ, गर्मी में रह लेता हूँ, तो मैं मारा जाऊंगा, सर्दी में जाऊंगा, तो मैं एडप्टिव नहीं हूँ। मैं ऐसी स्पीसीज होना चाहिए, ऐसी प्रजाति होना चाहिए कि सर्दी भी बर्दाश्त कर पाऊँ, गर्मी भी, सारे मौसम बर्दाश्त कर पाऊँ। तो जो फिट होगा ना, जो धरती पर फिटेस्ट होगा सारे एनवायरमेंट के लिए, सारे कंडीशंस के लिए, वही सर्वाइवल कर पाएगा। हिटलर को कुछ और ही समझ में आया। उसने बोला फिटेस्ट तो भाई आर्यन है, तो आर्यन अच्छी क्लास है, यही डिजायरेबल है। ज्यूज, पारसीज, पोलिश, इन सबको मार डालो, क्योंकि हम बेस्ट है तो फिर हम ही जिंदा रहने चाहिए, कोई और नहीं रहना चाहिए। सो हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, जिसे हम लेबेंसराउम या फिर लिविंग स्पेस कहते हैं, उस पर भी थी। क्या था भाई? वो ये कह रहा था कि मैं जिस एरिया पे कब्जा करूंगा उसमें मेरे लोग रहेंगे, ये लोगों को तो मरना चाहिए, क्योंकि ये लोग रहेंगे तो फिर मेरे लोग कहाँ रहेंगे। तो लेबेंसराउम लिविंग स्पेस ये सोच थी उसकी। एक तो ये होगा कि फिटेस्ट आर्यन रहेंगे, दूसरा ये कि यार मेरे आर्यन रहेंगे कहाँ, जमीन पर रहेंगे। जमीन पर अगर और देश के लोग रहेंगे तो फिर बाकी के लोग रहेंगे तो मेरे कहाँ रहेंगे। तो इसलिए उसने जो है क्या किया, न्यू टेरिटरीज पर कब्जा करता चला गया। इसके उससे दो फायदे लगते थे, एक तो ये कि मदर इन कंट्री जो जर्मनी बड़ा दिखेगा, दूसरा मेरे लोग रह पाएंगे जिनका जर्मनी के साथ कॉन्टैक्ट भी रहेगा। क्यों? अब मान लो कैसे इंडिया चला जाता तो इंडिया से रशिया, फिर ऐसा यूरोप आकर ऐसे जर्मनी तो बहुत दूर होता है, कनेक्शन टूट जाता ना गांव से। अब जैसे मैं मान के चलो कि मैं अपने गांव से आ गया, 10 साल 50 साल पूरी पीढ़ी ना जाऊं, तो मेरे तो गांव से कनेक्शन कट। वो ये नहीं चाहता था, वो चाहता कि जर्मनी के आसपास पोलैंड, इधर फ्रांस, इधर ये क्या नाम ब्रिटेन सब कब्जे में कर लूँ, सबको कब्जे में कर लूँ, मतलब ऐसी सोच। ठीक है, तो ऐसे में शुरू होती है रेशियल स्टेट, एक ऐसा राज्य बनाने की तैयारी जो कि उसके अकॉर्डिंग बने, जहां पर वो लोग हों जो नाजी चाहते हैं, जो हिटलर चाहता है। तो नाजी ये चाहते थे कि पूरे देश में, पूरी जर्मनी में केवल और केवल प्योर जर्मन्स रहे, यानी नीली आंखें वाले, भूरे बाल वाले, नॉर्डिक आर्यंस रहे। अदर को रहने का कोई फायदा नहीं है। मतलब आप जर्मन हो, ठीक है, यहीं पैदा हुए, बट ऐसे नहीं दिखते तो मर जाओ, ऐसे नहीं दिखते तो मर जाओ। इसमें सबसे ज्यादा जो सफर किया वो बच्चे ज्यूज ने किया। ज्यूज के साथ तो हाथ धो के पीछे पड़ गया था, ज्यूज के साथ हाथ धो के पीछे पड़ गया था। क्यों पड़ गया था? उन्हें कहता था कि तुमने जीसस गॉड क्राइस्ट को मारा है और तुम यूसोरर हो। यूसोरर मतलब तुम वो लोग हो जो गरीबों को पैसा लोन पे देकर उनसे हाई ब्याज लेते हो, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हो, तुम लोगों का खून चूसते हो, तुम वो लोग हो। सो ज्यूज को जो है वो क्या था, ज्यूज को संपत्ति लेने का भी अधिकार नहीं था, लैंड वैंड नहीं रखने देते, जो जमीन का मालिक था उसे खदेड़ देते, पीट देते थे, भगा देते थे लोगों को। सो ज्यूज वर बैरिड फ्रॉम ओनिंग लैंड। तो ये वही एक ही लाइन है, उनको जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जमीन के मालिकाना हक नहीं थे उनके पास। और फिर कहने का मतलब ये कि भाई फिर ये जिंदा कैसे रहते थे, जमीन इनके पास है नहीं, कुटाई पिटाई हो रही है। तो ये मेनली ट्रेड करते थे, एक देश से अगल बगल से, सिटी से टू सिटी, लोगों से लोग, और मनी लेंडिंग का काम करते थे, पैसा लोगों को लोन पे देते थे। उनको लगता था कि भाई ये लोन देते हैं तो इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, इसलिए तो खून चूसते हैं। तो ऐसे लोगों को ये बहुत क्या करते थे, हेट करते थे। कौन? नाजी वाले लोग। और इनको ले जाके एक अलग इलाके में रख दिया इन्होंने,
मारपीट कर भगाना शुरू कर दिया। इन अलग इलाकों को कहते थे गिटोज। गिटोज वो सेपरेट एरिया थे जहां पर ज्यूज को रखा जाता था या अनडिसाइरेबल्स को रखा जाता था अलग। नॉर्डिक जर्मन आयरिश नहीं है, ब्लू आइज नहीं है, ब्लॉन्ड बाल नहीं है, तो जाओ। ज्यूज के साथ 2 किस्से होते हैं, 2 साल देखिएगा, 1933 टू 1938 एक सेशन ये, 1939 टू 1945 एक सेशन ये। वर्ल्ड वॉर का टाइम 2 का टाइम है। पहले 33 टू 38 देख लीजिए। इस दौरान ज्यूस, अनडिजायरेबल पीपल, उन सबको धमकाया गया। खासकर ज्यूस की बात करूंगा, उनको धमकाया गया। पॉपराइज मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी की सिचुएशन होने लगी, उनकी जमीन छीन ली, मारा पीटा गया, उनके घर वगैरह सब छीन लिए और उन्हें उठाकर गिटोज में फेंक दिया गया, सेग्रीगेट एरिया कर दिया। उनको बोला गया कि अपनी जगह छोड़ दो, अपनी संपत्ति छोड़ के जाओ। क्यों? मेरे जर्मन आ रहे हैं, मेरे जर्मन रहेंगे। ऐसे करके उनको भगा दिया गया। दूसरा क्या, भगाने के बाद उनको लेके एक अलग इलाके में गैस चैम्बर में, जो नहीं मान रहे या जिनको मारना था वो फटाफट गैस चैम्बर में ले जाते, उनको ले जाके मारना शुरू कर दिया। ठीक है भाई। तो रेशियल यूटोपिया में सब जब उन्होंने देखा कि भाई अपने इलाकों को रहने के लिए लोग चाहिए, तो आपको अच्छे से पता है कि जर्मनी ने ऐसी कोशिश की, तो पोलैंड सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया। सबसे पास का था तो बोला पोलैंड पर कब्जा कर लेते हैं, फिर वहीं अपने लोगों को बचाएंगे। ऐसे करते करते बारी बारी चलते रहेंगे। पोलैंड वो पहला इलाका बना जहां पर उनका ये एक्सपेरिमेंट था, रेशियल यूटोपिया वाला, अपने लोगों को बसाने वाला। ठीक है। पोलैंड के साथ क्या हुआ, पोलैंड के लोगों को वहां से जबरदस्ती वही काम जो ज्यूज के साथ किया, भाग जाओ यहां से, त्याग दो अपनी संपत्ति, छोड़ दो सब कुछ, और उन्हें ले जाके एक अलग इलाके में रख दिया गया जिसका नाम था जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट क्या है, एक इलाका है जहां पर पॉलिश पीपल को भगा भगा के रखा गया था। पोलैंड में पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या हुआ, उनको मार दिया गया, क्योंकि कल को पढ़े लिखे हैं, लोगों को समझाएंगे, लोग जागृत हो गए, हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ लेंगे, रिवॉल्यूशन हो जाएगा, वो नहीं करना है। जो पॉलिश बच्चे आयरन की तरह दिखते थे, नीली आंखें, भूरे बाल, भैया ये तो गोरे गोरे ना एक जैसे होते हैं, आप देखना सारे एक जैसे होते हैं। मैं तो पहले जब छोटा था ना, मैं सबको ही अंग्रेज कहता था, अमेरिका से हो, न्यूजीलैंड से हो, फिनलैंड से हो, कहीं से हो। हमने बोला हमारे लैंड से नहीं है मतलब अंग्रेज है। तो इसके 2 फायदे थे, बच्चों को उठा के ले जाते थे, हमारे जैसे दिखता है, ए नन्नू तू हमारे जैसा दिखता है, चल, उसको ले जाते थे अपने रेस एक्सपर्ट के पास, जो ये चेक करता था, आँख खोल, बाल दिखा, तोड़ तोड़ के देख, नकली तो नहीं है, भूरा तो नहीं लगाया है। तो अगर पास किया तो आगे जर्मन फैमिलीज को दे देते थे, अच्छे जर्मन, इन्हें पालो, अच्छे बच्चे, होगा क्या, सेना में भर्ती। और जो खराब थे उन्हें ऑर्फनेज में फेंक देते थे या उन्हें घिटोस विटोस में ले जाके मार देते थे। तो 2 तरीके हैं, या तो बच्चा पास होगा तो बिल्कुल हाई फाई पढ़ाई होगी, सब कुछ अच्छा, और फेल होगा तो बर्बादी होगी। ठीक है। तो जो बच्चों का जिम्मा है, यानी जो जवान बच्चे, उनकी जिम्मेदारी दी गई यूथ को। यूथ कौन, जर्मनी में ऑर्गेनाइजेशन थी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी जो बच्चों पर फोकस करते थे, बच्चों को ट्रेन वगैरह वो सब वहां पे होते थे, वो सब किया जाता था। तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी में अगर आप देखेंगे तो जर्मनी में एक चीज आपको बहुत अच्छी लगेगी, हिटलर को यूथ बहुत पसंद है। हिटलर को यूथ क्या है, बहुत पसंद है। क्यों? यही तो उसके देश का बेस है, यही उसकी लड़ाई का बेस है। तो जर्मनी में एक चीज आप समझिए, उसको बनानी है क्या भाई साहब, नाजी सोसाइटी। नाजी सोसाइटी में जो यूथ लोग हैं वो बहुत काम के हैं। तो उसने बोला भाई यूथ को थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, इसके लिए जरूरी क्या है, स्कूल को क्लीन किया गया। नाजी में बच्चे मिलते हैं कहाँ, स्कूल में। स्कूल को क्या किया गया, क्लीन किया गया, साफ किया गया। मतलब क्या था, ज्यूस टीचर को हटा दिया गया। ज्यूस टीचर को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। अनडिजायरेबल बच्चों को रिमूव कर दिया गया। केवल और केवल हमारे आर्यंस पढ़ेंगे। टीचर सबको हटा दिया गया, सब अलग अलग हो गए। और कुछ बच्चे जो उनके जैसे थे, मतलब उनको साथ साथ नहीं बैठ सकते, वो सब सेपरेशन पूरा चलता रहा। तो उन्होंने बोला कि भाई बच्चों को स्कूल में जाकर नाजी आइडियोलॉजी पढ़ानी पड़ेगी। नाजी आइडियोलॉजी, ज्यूस दुश्मन है, निकम्मे हैं, ये हैंडीकैप्ड हैं, लड़कियां हमारे बराबर नहीं होती हैं, आपको मैस्कुलिन बनना है, लड़कियों को बच्चे पालने आने चाहिए, हमें देश की सेना में जाना है, इस प्रकार की बातें होने लगी। तो नाजी आइडियोलॉजी जो हिटलर चाहता था बचाना, मतलब लोगों को बच्चों में बचाना, मतलब जो बच्चे हैं उनमें वो अंदर दिमाग में बिठाना चाहता था, उसके लिए जरूरी था कि वो बच्चों को पूरी तरीके से कंट्रोल करे। और बच्चों की ट्रेनिंग 2 तरीके से होती है, आप या तो स्कूल में सीखते हैं, अपने घर मोहल्ले में सीखते हैं। हिटलर ने बोला कि भाई घर मोहल्ले में भी ऐसे ही कर दो, अड़ोस पड़ोस में नजर रखो, कहीं बच्चे दूसरों के साथ खेलते तो नहीं है, उनके साथ बैठते तो नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। क्या इनकी मम्मियाँ जो है कहीं उनके अफेयर तो नहीं चल रहे, वो समझाओ। स्कूल में जो किताबें होती थी वो सारी की सारी ज्यूस के खिलाफ, जिप्सीज के खिलाफ, पॉलिश के खिलाफ, उनको दुश्मन बताया गया, उन पर नफरत की बात बताई गई। मैथमेटिक्स के सिंपल थे, वहां भी क्रॉस व्रॉस ऐसे ही बताते थे कि ये सब नफरत लायक है। ठीक है। सो स्कूल में नाजिज्म के अंडर क्या हुआ,
स्कूल वर क्लीन्स्ड एंड प्यूरिफाइड, साफ किए गए। मतलब ये था चिल्ड्रन को अलग कर दिया गया, जर्मन अलग बैठेंगे, ज्यूज अलग बैठेंगे, और ठाटा के बच्चों को मारने भी लगी थी। स्कूल टेक्स्ट बुक दोबारा लिखी गई, सब कुछ वो लिखा जाएगा वो भाषा में होगा जो जर्मन पढ़ते हैं। अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, ज्यूज, फिजिकली हैंडीकैप ज्यूज, उन सबको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, मार दिया गया। अच्छे जो बच्चे थे उनको नाजी स्कूल में पढ़ाई मिलती थी। रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस की गई। क्या? देखो भूरे बाल के बच्चे अच्छे होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि जो चश्मा लगाता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, बट पता क्या उसकी आंखें कमजोर हैं। ज्यूज के बारे में पहले से कुछ सोच बना ली गई कि ज्यूज भाई क्रिस्ट को मार कर आए तो कितने खतरनाक लोग हैं, भगवान को मार दिया हमें मार देंगे। चिल्ड्रंस को यह पढ़ाया गया कि भाई आपको हिटलर की पूजा करनी है, हिटलर देवता है, ज्यूज दुश्मन है। चिल्ड्रन को बॉक्सिंग सिखाई गई, क्यों? कभी भी हमला हो सकता है, स्टील मैन बनो, ऐसा आयरन मैन होता है वैसा बनो, मजबूत बनो। बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी, तो हिटलर की पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि 10 साल पे, 14 साल पे, 18 साल पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता था। जब आप 10 साल के हो जाओ तो आपको जंग वॉक नाम की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती थी। जब आप 14 के हो जाओ तो हिटलर यूथ ज्वाइन करनी पड़ती थी। जब आप 18 के हो जाओ तो लेबर सर्विस, मतलब फाइनल जो यहाँ पे से लड़ाई मारधाड़ के लिए आप तैयार हो जाते थे। यहाँ ऐसा ट्रेनिंग व्रेनिंग पूरी कर दी जाती थी, इस तरीके से होता था। सो व्हाई ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमैटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। तो ऐसा क्या हुआ कि ये 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को उठा के एक कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? ताकि यूथ पे नजर रखी जा सके। भाई 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ का नजर रखेंगे, पता चले कहीं गड़बड़ हो गई तो इसलिए कोशिश ये की गई कि भाई आपकी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए एक जगह कर दी जाए, जिससे कि कंट्रोल करना भी आसान रहे। इसलिए बाकी ऑर्गेनाइजेशन बैन करके हिटलर ने अपनी हिटलर जो यूथ है इसी को ही ऑपरेट रखा, बाकी सब बंद। सो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, नाजी लोगों का मातृत्व, माता के प्रति क्या था, महिलाओं के प्रति क्या था, आप पढ़कर आए हैं। भाई महिलाओं के प्रति यही था कि भाई जो फीमेल है वो बड़ी स्पेशल है, बड़ी स्पेशल है, ऐसा वो कहता था। बट आप सुनिए 1933 में हिटलर ने बोला कि मेरे राज्य में माँ सबसे इंपॉर्टेंट नागरिक है, बट माँ को फिर भी एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। क्यों? जो मम्मी आर्यंस को जन्म दे, नॉर्डिक आर्यन को जन्म दे, वो तो बहुत अच्छी है, और बाकी मम्मी अच्छी नहीं है। तो जो मदर ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस इनको बर्थ देती थी वो थी गुड, और बाकी थी बैड, बाकी को सजा दी जाती थी। बाकियों को सजा दी जाती थी, मतलब बच्चे अच्छा पैदा करें, इसके लिए क्या था, अवार्ड दिए जाते थे। ये ऐसा ब्रॉन्ज का मेडल 4 बच्चे पैदा करो, ऐसा सिल्वर का मेडल 8 बच्चे पैदा करो, जो 8 बच्चे पैदा करता है सिल्वर, 10 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को ऐसा गोल्ड मेडल दिया जाता था। यही नहीं, हॉस्पिटल में उनको डिस्काउंट मेडिकल सुविधाओं पर बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती थी, सिनेमा हॉल में टिकट, बस में फ्री यात्रा, ये सब बहुत सारी चीजें थी जो उनको मिल रही थी, जो मदर्स आर्यंस को पैदा कर रही थी, जो कि नाजी सोच के लिए फिट थी, जो नाजी के लिए फिट थे, बाकियों के लिए नहीं। बात करें और आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा कैसा था भाई, कैसी कला का यूज किया, मीडिया का, पेपर का, पैम्पलेट्स का, अखबार का, रेडियो का, टीवी का, हिटलर ने कैसा यूज किया, तो बहुत चालाकी से यूज किया। कैसे देखेंगे, नाजी जो है अपनी भाषा को बड़े ध्यान से यूज करते थे कि कहीं कोई वर्ल्ड में इसका मीनिंग डायरेक्ट ना निकाल ले। जैसे हम बोलते हैं हम तो हत्या कर रहे हैं, तो सब कहेंगे गंदा आदमी है। हम ये क्यों ना कहें कि हम इनका शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो कहेंगे वहाँ पूजा वूजा कराता है लोगों की, है ना। तो नाजी ने कभी भी जो है किल या मर्डर का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया अपने किसी भी पैम्पलेट अखबार में। मास किलिंग के लिए वो स्पेशल ट्रीटमेंट यूज करते थे। जब भी उन्हें बोलता था, सब बहुत लोगों को मानना कहता हम स्पेशल ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, लोग खुश आए, ऐसा डिटेन करेगा कि स्क्रब करेगा, बोला दोनों चलेंगे, आ जाओ, ले जाता था। फाइनल सॉल्यूशन ज्यूस के लिए एक ही वर्ड, इसका फाइनल सॉल्यूशन करना है, तो सेना भी समझ जाती थी ज्यूस को मारना है, ठीक है। यूथनेशिया, भाई जो हैंडीकैप्ड है उसको खुद ले जाके बोला खाई से कूद मर, एक्सीडेंट हो गया। सिलेक्शन एंड डिस्फेक्शन, इवैक्यूएशन वर्ड यूज किया उन्होंने, किसके लिए, जिनको गैस चैम्बर ले जाना होता था, बोलते इवैक्यूएशन करना है, बोलो हाँ अच्छा कुछ करना है, गैस चैम्बर ले जाकर मार देते। गैस चैम्बर को वो हमेशा क्या कहते थे, डिसइंफेक्शन एरिया, कि यहाँ पे शुद्धि होती है, इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं, अंदर जाइए डिसइंफेक्शन हो जाएगा एकदम, मतलब इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, बढ़िया हो जाओगे। हाँ यार चलो अंदर, बहुत प्रॉब्लम है हमको, कल ही किडनी खराब हुआ था, हिटलर साहब अंदर चल ठीक हो जाएगा, गया अंदर, भाई सब साफ ही हो गया। तो कई सारे पैम्पलेट प्रचार इसी चीज में यूज किए गए, जिनके थ्रू भाई सब नाजी सोच को फैलाया गया, चाहे उसमें पैम्पलेट का यूज हो, चाहे फिल्म का यूज हो, रेडियो टीवी, सब में यही कि ज्यूज खराब है, नाजी बहुत अच्छे हैं, हिटलर मसीहा है, हिटलर ही देश के लिए फायदा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो हिटलर ने अपने प्रचार के लिए ये सब पूरे तरीके के पैम्पलेट कराए, जिसमें इसने सोशलिस्ट, लिबरल, कम्युनिस्ट और इन सब के खिलाफ, ज्यूज के खिलाफ
बहुत बहुत अपोजिट में प्रचार किया कि भाई ये सब लोग वीक होते हैं, डीजनरेट है, दुश्मन है, इस तरीके से प्रचार किया अपने बड़ाई के लिए। ज्यूज के खिलाफ जो है उसने तो बहुत कुछ ही मतलब पीछे पड़ गया था। प्रोपेगेंडा कई सारी फिल्म बनी जिससे ये बताया गया कि भाई ज्यूज से नफरत करनी है। उनमें एक फिल्म थी जिसका नाम था इटर्नल लॉ। इसमें ज्यूज को क्या दिखाया गया, ऐसे बड़े बड़े कपड़े पहने, बड़ी बड़ी नाक, भूतिया टाइप रूल बता दिया, जो एक्चुअल में ये नहीं थे, उनको ये दिखा दिया। अब उनको क्या लगा, जब भी ऐसा फोटो देंगे आप रोज ऐसा पकड़ के बोलेंगे तू पागल है, फिर आप इसको तू पागल है, फिर तुम खाना खाने तू पागल है, ऐसा बोलेंगे तो क्या देगा, हाँ मैं पागल हूँ, क्या करोगे। तो जर्मन ज्यूज वर रेफर टू एज वर्मिन, कीड़े मकोड़े, चूहे और कीटनाशक नहीं, कीड़ाणु वगैरह बताए गए। ठीक है। सो ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का क्या रोल था, ऑर्डिनरी लोग कैसे देखते थे इसको। तो सुनिए, जो जर्मनी में साधारण लोग थे, हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, आम लोग जो है वो नाजिज्म को क्या देखते थे। नाजी जो दिखाएगा वो देखेंगे। जब मालिक कह रहा है कि ये चोर है तो भैया चोर है, तो दे फेल्ट हेटेड। आम लोग जो थे जब भी वो ज्यूज को देखते थे वो नफरत की आग में हो जाते हैं, कहा ये तो वही है ना, वही है ये ज्यूज, ईसा मसीह को मानने वाला यूशरर, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, काफरान पहन के वो सब बाबाजी जैसे जब भूत नजर आता है, तो वही है रे, वही है। तो इसलिए ये लोग जो है जॉर्ज ज्यूज के घर थे उनके बाहर मोहर लगा देते, इस घर से बच के रहना, मार देगा भाई साहब, ये सब। तो ऐसे में एक पेस्टोर निमोरल थे, कौन है ये, एक फाइटर है, एक फाइटर है जिन्होंने हिटलर की आवाज मतलब हिटलर के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बोला कि यार पहले तुमने कम्युनिस्ट को मारा, सोशलिस्ट जो ट्रेडर्स को, बाद में लोगों को, ज्यूज को, इन सबको मार रहे हैं, कितने लोगों को मारोगे। ऐसी बात चार्लोट बेडेट ने अपनी एक किताब में लिखी थी जिसका नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स, कि भाई लोगों के जो जर्मन में जो हत्या हुई है उस सब के बारे में बताया इन्होंने अपनी बुक में। बुक का नाम आप देख सकते हैं, चार्लोट बेडेट ने, बुक का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स, ये बुक में लिखा। इसमें क्या बताया इन्होंने बताया कि ज्यूज को नाजी ने अपनी स्टेरियोटाइप सोच के हिसाब से लोगों के अंदर ढाल दिया। उन्होंने बोला कि ये ईसा मसीह के मर्डरर है, लोगों ने मान लिया। जब भी ज्यूज मिले, अब सब ज्यूज ऐसे होता है ना, हम किसी को देखें कि भाई ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग सही नहीं है, अब हमें जब भी उस कम्युनिटी का लोग दिखेगा हम स्टेरियोटाइप हो जाएंगे, हम सोच हमारी ये बन जाएगी सही नहीं है। उन्होंने उनको क्या दिखाया कि इनकी बड़ी बड़ी नाकें होती हैं, बड़े बड़े काले काले बाल, भैंगी सी आंखें, कपड़ा काफरान जो बड़ा सा ऐसा पहनते हुए हूँ हाँ ये करके चल के आते हैं, ये सब बताएगा। ये इमेजेस जो है उन्होंने प्रेस, अखबार, मैगजीन सब जगह छापी। और जब ज्यूज ने ये सब देखा तो उन्होंने बड़ा दुख हुआ, उन्होंने बोला हम ऐसे दिखते, इससे तो सुंदर मैं ही हूं। तो वो जब अपनी शक्लें देखते थे, लोगों से नफरत पाई, लोगों से हेट्रेड पाया, अपने घर पे मार्क पाए, तो उन्होंने बोला कि यार जिंदगी नर्क हो गई है। अब जब उनको गैस चैम्बर लाके मारते थे वो कहते थे ठीक है मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा तो तुम हमें रोज सोसाइटी में मार रहे हो। तो ये सब हमें जो है वो देखने को मिला था। अब नॉलेज अबाउट होलोकास्ट, जो इतना जनसंहार हुआ है जर्मनी में, इसकी नॉलेज हमें कैसे मिली, किताब के थ्रू। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ने कहीं से पढ़ाई लेके इसमें प्रिंट किया है। तो नाजी ने जो कुछ अपनाया, ज्यूज की हत्या, पॉलिश की हत्या, जिप्सीज की हत्या, क्रिपल्ड लोगों की हत्या, जर्मन लोगों की हत्या, कम्युनिस्ट की हत्या, है ना, ट्रेड यूनियंस की हत्या, ये सब जो किया है हिटलर ने, जो सब किया है, ये पता चला कब, जब जर्मनी हार गया। उसके बाद लोगों से मुंह से सच्चाई निकलने लगी, लोगों को पता चला कि जर्मनी में तो बहुत बवाल मचा हुआ था। तब से उसने पैक रख रखा था सब कुछ, किसी को कुछ लीक नहीं होने दे रहा था। तो ज्यूज ये चाहते थे कि जो हमारे साथ हुआ है वो पूरे वर्ल्ड को पता चले, कि कैसे इन्हें ज्यूज के हाथ धो के पीछे पड़ गए थे, कैसे उन लोगों को घिटोज गैस चैम्बर में लेके मार दिया गया था। तो जब घिटोज और गैस चैम्बर में ले आते तो लोग कॉपी में लिखते थे कि आज हमारे साथ ये हो रहा है, लिखते ना लोग अपनी जेल में, आपने देखा बंद होकर किताब लिख रहे थे। वो किताब इसलिए लिखी जा रही थी ताकि उसको वर्ल्ड युद्ध के बाद पहचान सके कि भाई हमारे साथ क्या हुआ। ये बात हिटलर को जब पता चलती कि भाई बहुत सारे ऐसे कोई प्रूफ ना रह जाए, मतलब किताब बहुत जलाई इसने, ऑफिस में पेट्रोल बंटवा दिया, जहां कागजात मिले जला दो, कुछ भी ऐसा प्रूफ ना रहे कि क्योंकि हम युद्ध हारने वाले हैं तो सारे प्रूफों को आग लगा दो, कुछ भी वर्ल्ड को ये ना पता चले हिटलर खड़ा था। हिटलर महान था, महान है, महान रहेगा, ये बताओ। बट एक्चुअल में लोगों की कहानियों ने बता दिया कि हिटलर ने जर्मनी में क्या लोगों के साथ किया था, सब कुछ बता दिया गया। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कॉमन पीपल टू नाजिज्म। लोग वही देख रहे थे जो नाजिज्म दिखा रहा था, ज्यूज नफरत करते हैं, दुश्मन है, यूशरर है, ये क्रिपल्ड लोग हैं, ये हमारे जैसे नहीं दिखते हैं, इस तरह की सोच। व्हाट वर द टर्म्स यूज्ड बाय द नाजीज, आपने देखा भाई इवैक्यूएशन, बाहर निकाल दो, डिसइंफेक्शन एरिया, गैस चैम्बर्स को शुद्धिकरण वगैरह। ये वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, जो नॉर्डिक आर्यंस को जो जन्म दे उसे बेनिफिट थे, मेडल मिल रहे थे, बस में यात्रा फ्री, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, बाकी को सजा दी जा रही है। व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ द यूथ इन नाजी जर्मनी, क्या ये था कि भाई नाजी से ये यूथ में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो हिटलर को अपना देवता माने, हिटलर की पूजा करें, हिटलर के लिए मरे जिए। व्हाट वाज द हिस्टोरिक ब्लंडर, 1941 ईस्टर्न यूरोप पर हमला करने की, नहीं करता, फ्रांस ब्रिटेन नहीं अटैक करते।
व्हाट ब्रॉट अबाउट द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन? कैसे आया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन? भाई जब आपकी करेंसी गिर गई है, आपके इलाकों पर कब्जा हो गया, आपने पैसा छापना शुरू कर दिया, आपके पैसे की वैल्यू डाउन हो गई है, यूएस में शेयर मार्केट डूब गई है, आपका जो लोन लिया हुआ था, जो युद्ध भी आपने लड़े हैं वो तो भरने ही भरने थे, साथ में इकोनॉमी भी डाउन हो गई है। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द वर्साइल ऑफ ट्रीटी? अपने एरिया देने पड़े, अपनी टेरिटरी देनी पड़ी, अपना पॉपुलेशन गई, अपने रिसोर्स एरिया गए। फ्रॉम हुम डिड हिटलर बोरो हिज रेसिस्ट आइडियोलॉजी? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, उससे लिया गया। एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करें भाई साहब? आप जानते हैं कि उन्होंने बोला कि भाई नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइव करता है, उन्होंने बोला फिटेस्ट सर्वाइव करता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने बोला, हिटलर ने बोला भाई फिटेस्ट और बेस्ट तो फिर आर्यन है, वही जिंदा रहेंगे, मार डालो सबको। ये सोच की गई। सो कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? कहानी बहुत छोटी थी, मैंने बहुत सिंपली बताया कि भाई आपकी शुरुआत हेलमुट के यहां से होती है, उसके पापा सुसाइड कर लेते हैं, राइट राइट। हिटलर भी विद मिनिस्टर सुसाइड कर लेता है, राइट। कहानी तो ऐसे ही है, सुसाइड कर लेता है। जर्मनी पावरफुल तो था, इसलिए उसने फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा पाया, पर जैसे ही यूएस की एंट्री हुई 1917 में, जर्मनी हार गया, जर्मनी डिफीटेड। डिफीट हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होता है, वेमार रिपब्लिक करता है। वेमार रिपब्लिक में सोशलिस्ट हैं, कैथोलिक्स हैं एंड डेमोक्रेट्स हैं, जिन्हें पीपल जो है वो क्या कहते हैं? नवंबर क्रिमिनल्स कहते हैं, और इनका मजाक बनाया जाता है, और इन्हीं को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के लिए जिम्मेदार भी माना जाता है, ठीक है। इस कहां गए? वेमार रिपब्लिक के अगेंस्ट में, इनके अगेंस्ट में सोवियत ग्रुप बनते हैं। किनके बनते हैं? सेलर्स और वर्कर्स के बनते हैं, वर्कर्स के बनते हैं। ये क्या डिमांड करते हैं? सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस डिमांड करते हैं, गवर्नेंस करते हैं। इन्हें क्या कर दिया जाता है? क्रश कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉप्स, फ्री क्रॉप्स कर दिया जाता है। इसका मतलब डिफरेंस क्रिएट हो गया कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में, है ना। जर्मनी जो है, आप देखेंगे कि आपको एक सीधी सी बात है, जर्मनी डिफीट तो हुआ था 1945 में भी, इसीलिए हिटलर और उन्होंने मृत्यु पाई। क्यों हुआ था? आप समझ सकते हैं कि भाई हिटलर जो था वो क्या चाहता था कि जर्मनी जो है वो क्या बने? पावरफुल बने, और इसके लिए जरूरी था कि ईस्टर्न यूरोप पर ये कब्जा कर ले। वो हो नहीं पाया, क्यों? क्योंकि रशिया से हार मिली है, रशिया से हार मिली, रशिया डिफीटेड। जर्मनी जापान पर यूएस ने तबाही मचाई, वो वहां हारा, ट्राइपार्टाइट एक्ट कोई काम नहीं आया, अमेरिका ने धज्जियां उड़ा दी इनकी। अब जो यूएस, जर्मनी की जो इकोनॉमी थी, जो जर्मनी की इकोनॉमी थी वो किसके भरोसे थी? यूएस पे डिपेंड थी, यूएस पे डिपेंड थी। जब यूएस की इकोनॉमी गिरी तो जर्मनी भी गिरा, जर्मनी गिरा, जर्मनी बर्बाद होना शुरू हुआ। ऐसे में आप देखते हैं कि भाई जब कंट्री की अपनी हालत टाइट है वो दूसरे को क्या देगी? तो जर्मनी की हालत टाइट होती है, तो वहां आप देखेंगे जर्मनी पे दबाव बनता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आते हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिली है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कैसे थी? क्योंकि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, सबको वोटिंग का अधिकार है, प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन था। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? आर्टिकल 48, जो कि किसके पास था? प्रेसिडेंट के पास था, हाई पावर। जर्मनी में कौन प्रेसिडेंट बना? हिंडनबर्ग, उसी ने ऑफर की थी ना चांसलर की पोस्ट, किसको? हिटलर को। हजालमर शाक्ट, जो इसका इकोनॉमिक एडवाइजर
हजालमरशाख्ट, उसने मना किया नॉट टू इन्वेस्ट काश में, आर्म्स में। इसको नहीं पसंद आया, इसने निकाल दिया। रेशियल स्टेट कैसे बनाया? सब आउट एक्सेप्ट नॉर्डिक आर्यंस वही रहेंगे, इसलिए इसने पोलैंड पे हमला किया। पोलिश लोगों को क्या कर दिया? आउट। क्या करेंगे? टू सेटल जर्मन्स, वो भी अपने वाले अच्छे वाले, वो किया। स्कूल में क्या किया? स्कूल में भी नाजी आइडियोलॉजी लेके आए। कैसे? चिल्ड्रंस को सेपरेट कर दिया, टीचर्स थ्रोन आउट, टीचर्स भगा दिए। सिर्फ हमारे जर्मन वाले रहेंगे, कोई भी ज्यूज नहीं रहेगा, कोई ज्यूज नहीं रहेगा भाई, सब भगा दिए गए। लोगों को उठा उठा के कहां बंद कर दिया गया? गिटोज में, गैस चैम्बर्स में मारा जा रहा है लोगों को। इसी के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल आईसीटी ने सजा दी थी नाजी के लोगों को। हिटलर तो मर चुका था सुसाइड करके, 11 लोगों को जो है वो सजा दे दी गई, सजा दे दी गई। जर्मनी की करेंसी भी फेल हुई थी। जर्मनी की जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी गिरी थी। अप्रैल में 24,000 हुआ करती थी मार्क की, उसकी वैल्यू पहुंच गई 9,88,66,000 के आसपास, शायद 9,88,000, 9,88,60,000 के आसपास की वैल्यू पहुंच गई। मतलब पूरी इकोनॉमी को तबाही कर दी, पूरी इकोनॉमी खत्म कर दिया। मैंने आपको ब्रीफ भी कर दिया सब कुछ क्या कैसे था, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? कुछ भी ऐसा ब्रीफ करने से नहीं रह गए हम लोग, कुछ भी ऐसा ब्रीफ करने से नहीं रह गए होंगे, शायद हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। रेशियल यूटोपिया बता दिया। हाँ, मीडिया का, तो मीडिया का यूज भी बड़ा तरीके से किया गया, बड़ा क्या कहते हैं उसे, केयरफुल वे में किया गया। यहाँ पे पोस्टर्स, टीवी, रेडियो, पैम्पलेट, इन सब में ज्यूस को हेट करके दिखाया गया कि ये काफ्तान्स पहनते हैं, इनकी लॉन्ग नोज होती है, ये क्राइस्ट का मर्डर करने वाले लोग हैं, ये यूशोरर हैं, इनसे नफरत करो। तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो यही देखने लगे कि हाँ हाँ ये तो ऐसे ही है। 3 ऑर्गेनाइजेशन 10 ईयर पे जंग वॉक में एंट्री, 14 पे हिटलर यूथ और 18 पे अपना लेबर पार्टी में ज्वाइन करा दिए जाते थे। ट्रेनिंग व्रेनिंग लो, आओ हमला सीखो देश के प्रति। साफ बोल दिया जाता था कि भाई जो मदर हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा था। स्कूल्स में गर्ल को यह सिखाया गया कि आप आर्यंस पैदा करना, बॉयज को यह बोला गया कि आप मैस्कुलिन बनो, बॉक्सिंग सीखो और हिटलर को पूजो, हिटलर को पूजो, ये सब सिखाया गया। ये सब तो बताया यार, ये क्या है नाजिज्म, बहुत छोटा सा चैप्टर। अगर आप समझने पे आ जाओ तो कोई बड़ी चैप्टर नहीं है हिटलर की। हमने शुरुआत यही की थी ना कहानी, अगर यही सब पढ़ा है हम लोगों ने कि भाई 1945 में 11 साल का बच्चा बेड पे सो रहा, अचानक बात सुनता है माँ बाप की कि भाई हम अपने आप को मार लें या तुम्हें मार दें, क्या कर दें, यही सब सुना। हिटलर भी भाई जर्मनी 1945 में हार गया, क्यों हार गया आपको अच्छे से पता है ना भाई, लड़ते तो ये सब नहीं होता। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, जर्मनी तब ऑस्ट्रिया टर्की के साथ मिलकर लड़ रहा था, फिर वहाँ यूएस की एंट्री होती है, फिर वहाँ हार जाता है, वेमार रिपब्लिक बनता है, क्यों राजा नहीं है वेमार रिपब्लिक बना है, उसमें लोग अच्छी खासी सपोर्ट पा रहे थे, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करते था, जो लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाई। सेम टाइम पर जब वेमार रिपब्लिक बना, स्पार्टैकस लीग भी बनती है बोल्शेविक पार्टी के आधार पर। वो लोग कहते हैं कि गवर्नर मतलब जो गवर्नमेंट है वो लेबर क्लास की बननी चाहिए, वर्कर क्लास की बननी चाहिए। ये बात वेमार रिपब्लिक को पसंद है, उन्होंने गुंडों को बुला के, पुराने जो सैनिक थे उनको बुला के दबा दिया, बदलाव बढ़ गया, भाई दिक्कत आ गई। उसके बाद जो आप पता ही है पूरी कहानी, तो फिर मैंने बताई आपको। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ कोई भी डाउट है तो पूछेगा ज़रूर, कैसी लगी ये कहानी। पूरी तरीके से मैंने बता दी है, वैसे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी आए तो कोई बात नहीं, स्वागत है आपके सभी के कमेंट्स का। थैंक यू, बाय बाय।